नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे से गर्म हुई सियासत की। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक की। बताएंगे कि आज अन्नदाताओं के आंदोलन में क्या रहा खास, और जानेंगे एसोचैम के सम्मेलन में पीएम की अपील के बारे में। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक और पार्टी ने दिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने के संकेत। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिया संसद की तीनों संसदीय समितियों से इस्तीफा। अन्नदाताओं के आंदोलन को दिया समर्थन। एनडीए का घटक है आरएलपी। कांग्रेस की कम होती हुई नहीं दिख रही मुश्किलें। एक और नेता ने पार्टी छोड़ने के दिए संकेत। राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली पार्टी की संयुक्त सचिव रुचि गुप्ता ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, सरकार ने झारखंड में सभी का रखा ख्याल। विपक्षी पार्टी बीजेपी गलत मंशा से करती है काम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का पड़ोसी देशों को सख्त संदेश। भारत शांति का पक्षधर, लेकिन यदि आत्मसम्मान पर आई बात तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। और सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह इस समय पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहां वो पार्टी के प्रचार के सिलसिले में आए हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही पार्टी के एक पोस्टर से बीजेपी बुरी तरह से घिर गई। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि अमित शाह के दौरे पर और क्या हुआ खास, और टीएमसी के लिए क्यों मुश्किल बढ़ा रहा है अमित शाह का ये दौरा। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में इन दिनों उठापटक मची हुई है। ऐसे में अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, और जो सोचा गया था वो होता भी दिख रहा है। अमित शाह के दौरे के पहले ही दिन बीजेपी ने टीएमसी में बड़ी सेंध लगा दी है। ममता की पार्टी टीएमसी के सांसद सुनील मंडल और 6 विधायकों के साथ वामदल के 3 और कांग्रेस से 1 विधायक ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। अमित शाह के सामने इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद अमित शाह ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो पैसा बंगाल के लोगों के लिए भेजती है, दीदी उसे बीच में ही रोक लेती हैं। लेकिन अब जल्दी ही राज्य में बीजेपी की सरकार होगी। ममता बनर्जी को हराने का काम भी राज्य के लोग ही करेंगे। दूसरी तरफ कभी टीएमसी के बड़े नेता रहे शुभेंदु अधिकारी ने भी आज बीजेपी में शामिल होते हुए अपनी पुरानी पार्टी पर जमकर निशाने साधे। शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी अब अपने रास्ते से भटक गई है। टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है। अपने आत्मसम्मान की खातिर वो बीजेपी में आए हैं। अमित शाह ने मिदनापुर में रैली से पहले खुदीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद स्थानीय किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया। राजीव जी, प्रचार करना हर पार्टी का अधिकार है, लेकिन पार्टी के प्रचार के लिए कुछ नैतिकताएं भी होती हैं। जिस तरह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो का इस्तेमाल बीजेपी ने अपने पोस्टर में किया, क्या वो सही ठहराया जा सकता है? गुरुदेव पर किसी पार्टी का अधिकार कब से हो गया? जी दामिनी, भाजपा पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे देखकर आश्चर्य तो नहीं हो रहा है, हाँ दुख जरूर हो रहा है। अब तक धर्म और जाति के नाम पर हम देख रहे हैं कि जनता को बांटा गया, और अब तो महापुरुषों का बंटवारा भी शुरू हो गया है। भाजपा ने बीते 6 सालों में यह भी हमने देखा कि गांधी जी को स्वच्छता अभियान में समेट कर रख दिया और सरदार पटेल को ऊंची मूर्ति के दायरे में कैद कर दिया। पिछले बंगाल चुनाव में भी हमने देखा कि उस वक्त नेताजी पर भाजपा दांव लगा रही थी। वैसे गांधी हो दामिनी, या पटेल हो, या फिर नेताजी, ये तमाम लोग न किसी मूर्ति या स्मारक के मोहताज हैं, और न ही इनके नाम पर किसी योजना के चलने से इनकी महानता साबित होगी। देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले ऐसे महापुरुष वक्त की सीमाओं से परे होते हैं, इसीलिए अमर कहलाते हैं। इसीलिए इन्हें किसी खास राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल करना ऐसा ओछापन है जिससे हर किसी को बचना चाहिए। लेकिन यह दुख की बात है दामिनी कि जो राजनीति गांधी, पटेल और नेताजी के नाम पर की गई, वही अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर की जा रही है। उनके चित्र वाले पोस्टर में भाजपा नेताओं की तस्वीरें लग रही हैं। गुरुदेव के नाम का अगर इस्तेमाल करना ही है दामिनी, तो जनता को नए सिरे से शिक्षित और जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन समाज को सुंदर, शिक्षित और बेहतर बनाने में लगा दिया। लेकिन उनके नाम के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति बनाना गलत है, और ऐसी उम्मीद है कि इस गलती का जवाब बंगाल की जनता वक्त आने पर जरूर देगी।
धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के अंदर काफी उथल पुथल देखी जा रही थी। पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही थी, कई नेता नाराज दिख रहे थे और आज इसे लेकर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें नेताओं की नाराजगी तो दूर हुई ही, साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने और अध्यक्ष के चुनाव पर भी बात हुई। तो क्या हुआ कांग्रेस की बैठक में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस आज उस दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ कांग्रेस के हाथ बार बार हार लग रही है, तो वहीं नेता भी बगावत के सुर उठा रहे हैं। इन मुश्किल घड़ी में पार्टी ना तो आगे बढ़ रही है, ना ही जीत हासिल कर पा रही है। यही वजह है कि लगातार उसके भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पार्टी के भविष्य को सुधारने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमर कस ली है। उन्होंने आज वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के मसले पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया कि पार्टी के 20 नेताओं ने करीब 5 घंटे तक बैठक की। पार्टी की मजबूती के लिए सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, आगे और भी बैठक होंगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बताया कि हम किसानों के साथ हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। मीटिंग में जहां एक तरफ दिग्गज नेताओं ने पार्टी की मजबूती की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ पवन बंसल ने राहुल गांधी की ताजपोशी का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं है। ये बयान उन्होंने ऐसे वक्त में दिया है जब पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने आज इस बैठक में कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया जिन्होंने 4 महीने पहले उन्हें चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में पवन बंसल का बयान इस ओर इशारा करता है कि सोनिया गांधी पार्टी में कलह को खत्म करवाने में कामयाब रहीं। कांग्रेस अपनी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी ओर अन्नदाताओं की मुश्किलें दूर होती नहीं दिख रही हैं। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाता 24 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज अन्नदाताओं के आंदोलन में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर आज 24वें दिन भी जोरदारी से अड़े हुए हैं। अन्नदाताओं का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों न हो, हम यहां से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं और कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने वाला लेन खुला है, हालांकि नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है। कृषि कानूनों की मुखालफत के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर सुबह 2 घंटे के लिए पाठ हुआ। सुबह 9 बजे से पाठ शुरू हुआ ताकि इस आंदोलन में कुर्बानी देने वालों की आत्मा को शांति मिल सके। इस आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 29 किसान शहीद हो चुके हैं। इनमें सिंघू टिकरी बॉर्डर के अलावा हरियाणा पंजाब से किसानों के हक की लड़ाई की मुहिम शुरू करने वाले शहीदों के नाम शामिल हैं। सिंघू बॉर्डर पर रोजाना अरदास हो रही है। इस आंदोलन के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार को तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित अन्नदाताओं के साथ हठधर्मी वाला नहीं बल्कि सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। साथ ही कहा कि किसानों की मांगों को स्वीकार करके तीनों कानूनों को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। अन्नदाता अपने आंदोलन को तेज करने की बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम उनसे सीधी बात करें, लेकिन पीएम आज एसोचैम के सम्मेलन में मन की बात कर रहे थे। तो एसोचैम के सम्मेलन में पीएम ने किस बात पर दिया जोर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम आज एक बार फिर लोगों के सामने थे। कार्यक्रम एसोचैम के फाउंडेशन वीक को लेकर था, लेकिन उम्मीद थी कि पीएम अन्नदाताओं को लेकर कुछ बोलेंगे। लेकिन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि को देखते हुए आज पीएम ने उद्योग जगत को ही प्राथमिकता दी। पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ये बात एसोचैम के लिए फिट बैठती है। बीते 100 सालों से एसोचैम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटा है। अब आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको पूरी ताकत लगा देनी है। इस समय दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चुनौतियां भी आएंगी और अनेक समाधान भी। हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है, बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आने वाले 27 साल भारत के वैश्विक भूमिका को ही तय नहीं करेंगे, बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों को टेस्ट करेंगे। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को दिखा देने का है। पीएम ने आज आत्मनिर्भर भारत की बात की।
पीएम ने एसोचैम के सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगपतियों का समर्थन मांगा, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की एकजुटता के लिए सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से समर्थन मांगा है। सोनिया गांधी अब राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच दोस्ती की कोशिश में जुट गई हैं। तो क्या है कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का राजस्थान कांग्रेस को लेकर प्लान? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी ने पार्टी को परेशान कर रखा है। पंचायत चुनावों में तो पार्टी इस गुटबाजी के चलते पूरी तरह से मात खा गई। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो उसे पंचायत चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसे लेकर चिंता जताई है और अब वो राजस्थान में पार्टी को फिर मजबूत बनाने में जुट गई हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई को समाप्त करके सोनिया गांधी दोस्ती में बदलना चाहती है। इसके लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आमने सामने बैठाकर चर्चा करने की तैयारी में है। चर्चा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी शामिल रहेंगे। सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लेकर इस विवाद को समाप्त करना चाहती है, जिससे पार्टी को मजबूती मिल सके। इस दौरान अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होगी। कई राजनीतिक नियुक्तियों पर भी इस दौरान मोहर लग सकती है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट की गहलोत मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है। इसके साथ ही पायलट समर्थक 4-5 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही राज्य के डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच लड़ाई इतनी तेज हो गई थी कि पायलट अपने समर्थक 1.5 दर्जन विधायकों के साथ राज्य छोड़कर गुड़गांव चले गए थे, जिससे गहलोत सरकार मुश्किल में आ गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से पायलट की वापसी तो हो गई, लेकिन उनसे डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस का पद वापस ले लिया गया। पायलट कांग्रेस में लौट तो आए, लेकिन गहलोत के साथ उनके समीकरण अभी भी दुरुस्त नहीं हुए हैं और सोनिया गांधी इन समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश में है। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे के नए प्लान की। भारतीय रेलवे में आरामदायक सफर करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेन की कंफर्म टिकट लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन अब रेलवे लोगों की इस मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है रेलवे की योजना? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे में सफर करना तो आसान है, लेकिन इसके लिए टिकट हासिल करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि यात्रियों को कंफर्म टिकट बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग चार्ज बहुत बड़ा होता है और अधिकांश लोगों के टिकट अंतिम समय तक कंफर्म नहीं हो पाते हैं, जिससे उनकी यात्रा बेहद मुश्किल भरी हो जाती है। कई लोगों को तो अपना प्लान ही रद्द करना पड़ता है। लेकिन रेलवे अब आपकी इस परेशानी को दूर करने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड सभी को कंफर्म टिकट देने की रणनीति बना रहा है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक सालाना करीब 16 करोड़ वेटिंग टिकट बुक होते हैं। कंफर्म नहीं होने वाले टिकटों में से ऑनलाइन बुक किए जाने वाले टिकट अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, जबकि खिड़की से टिकट लेने वाले यात्रियों को फिर से टिकट की लाइन में लगना होता है। या जिन लोगों ने रेलवे की खिड़की से टिकट लिया है, वो वेटिंग टिकट होने के बावजूद ट्रेन के फर्श पर बैठक यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं। रेलवे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मांग के अनुसार ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय रेलवे साल 2024 के बाद सभी को कंफर्म टिकट देने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे में ढांचागत और आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। नेशनल रेल प्लान के अनुसार ऑन डिमांड ट्रेन चलाने के लिए 2024 तक इसमें फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे 2024 तक जरूरी परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करने में जुटी हुई है और माल ढुलाई में रेलवे मौजूदा हिस्सेदारी 27% से बढ़ाकर 2030 तक 45 करने की तैयारी कर रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।